नमस्कार। मैं प्रोफेसर एम शाहुल हमीद, हिंदी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से। पाठ्यक्रम है शोध प्रविधि एवं कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, सप्ताह 10, व्याख्यान संख्या 49। विषय प्रकाशन हेतु लेखन एवं संपादन। तो इस पर आज आप व्याख्यान सुनेंगे। प्रकाशन हेतु लेखन एवं संपादन में लेखन प्रक्रिया। तो आप एक कोई लेख लिखना चाहते हैं तो उसकी प्रक्रिया क्या होगा? तो लेखन प्रक्रिया एक संरचित दृष्टिकोण है जिससे लेखक एक पूर्ण कार्य तैयार करने के लिए अपनाता है, जिसमें आमतौर पर 5 मुख्य चरण शामिल हैं, जैसे योजना बनाना, मसौदा तैयार करना, संशोधन करना, संपादन करना और प्रकाशन करना। तो लेखन प्रक्रिया में तो उसके लिए क्या है, जैसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे लेखन का प्रारंभ लेखक योजना बनाता है, में संलग्न होता है, जो किसी विषय या थीसिस का चयन करता है, तो अपने लक्ष्य पाठकों को पहुंचाना है और विचारों का मंथन करते हुए प्रारंभिक लेखन चरण में इसी दिशा उद्देश्य निर्धारित करता है और फिर पहले तो ये एक दिशा निर्धारित करता है, फिर मसौदा तैयार करता है, जैसे चरण या उनके विचारों को कागज में व्यक्त करने की अनुमति देती है, वो मसौदा तैयार करता है। फिर उस मसौदा में जो है एक प्रारूप पूरा हो जाने के बाद लेखक संशोधन के चरण में जाता है, जहाँ पे वो संशोधित करता है स्पष्ट रूप से और उसके मूल्यांकन करता है वो, और उसकी उसमें जो जो चीज़ें हैं उसको एक संशोधित रूप में लेके आता है। ठीक, तो फिर उसी का जो है फिर वो संपादन करता है, उसको जब उसको एक सुरक्षित रूप में उसको लाने के लिए एक संपादन के रूप में उसको संपादित करता है कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, फिर उसका जो है वो प्रकाशन करता है। तो इसको हम थोड़े से और विस्तार रूप में देखेंगे। तो लेखन प्रक्रिया क्या है? लेखन प्रक्रिया के श्रृंखला में जो है वो जैसे कोई सिद्धांतकारों के लेखक हैं, उसका प्रक्रिया है। तो वो लेखन प्रक्रिया में वो कोई कार्य या लेखन कार्य है या वो कोई एक थीसिस है, जैसे मैं अभी रिसर्च करना चाहता हूँ, तो वहाँ पे मैं एक विषय तय करता हूँ। जैसे आप रिसर्च स्कॉलर हैं, आप इसको जब पढ़ रहे हैं तो आप क्यों पढ़ रहे हैं? आप इसलिए पढ़ रहे हैं कि आप कैसे आप पूरी तैयारी शोध की कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो है आप एक शैक्षणिक रूप में आप पहले लेखन प्रक्रिया का आरंभ करेंगे, तो आपकी एक दिशा देखेंगे कि आप किस दिशा में आपको जाना है। जैसे मैंने आपसे कहा कि उपन्यास है या कहानी है या निबंध है या क्या है, या आप एक जो एक किताब लिखना चाहते हैं जो बच्चों के लिए प्रयोग होना चाहिए, तो ऐसी चीज़ों के लिए जो है प्रक्रिया में तो उसमें पहले योजना क्या है। ठीक है, तो योजना में जो है आप जांचेंगे कि क्या एक थीसिस है तो एक प्रस्ताव जिसे चर्चा और प्रमाणिक चीज जिससे आप उसके उद्देश्य को देखेंगे, उसकी दिशा को देखेंगे कि किस दिशा में है और वो कैसे लोगों तक वो लाभान्वित हो सकता है, उसका उपयोग किस तरह से होगा या वो उपयुक्त स्तर पर होगा। इन सब चीज़ों की ये आप एक योजना बनाएंगे और वो एक जैसे अब देखें कि किसके लिए उसका प्रयोग होता है, उसकी गतिविधियाँ क्या हैं, उसके मानचित्र क्या हैं और उस विषय संबंधित विचारों को किस तरह से आप दिखाएंगे या जोड़ेंगे, इन सब की आप योजनाएं बनाएंगे। तो योजना बनाने का एक और पहलू है अनुसंधान और तैयारी से जुड़ा होता है। जैसे शैक्षणिक पात्रों में आमतौर पर अनुसंधान और पहले लिखे गए कार्यों के संदर्भ की आवश्यकता होती है। अब जैसे अभी आप किसी पर रिसर्च करना चाहते हैं तो आप ये देखें कि उससे पहले कोई मौलिक लेख है नहीं, कोई चीज़ आपके सामने है तो मौलिक रूप में है, तो फिर उन सब चीज़ों को इकट्ठा करेंगे। तो ये योजना है जो ग्रंथ सूची बनाएंगे, उसके लिए सामग्री संकलन करेंगे, उसके आवश्यकताओं पर देखेंगे,
तो इन सब की तैयारियां आप करेंगे। जब इन सब की आप तैयारी करेंगे तो फिर आप मसौदा तैयार करना और संशोधन करना है। तो एक लेखक जब प्री राइटिंग कार्य पूरा कर लेता है, अब वो आवश्यकता जान के एकत्रित करता है, तो वो लिखित कार्य का ड्राफ्ट तैयार करता है। तो एक पहला ड्राफ्ट बनाता है, लेखक अपने विचारों को संतुलित तरीके से लिखता है। तो ड्राफ्ट जब उसको लिखता है तो तकनीकी रूप से उसका दृष्टिकोण पर देखते हैं, मतलब एक ढांचा तैयार करता है। तो उसमें पूरा होने के बाद उसकी संशोधन की प्रक्रिया शुरू होती है। तो अब वो उसको एक ढांचा बनाता है, उसको एक क्रम में लगाता है। लगाने के बाद उसमें संशोधन करता है कि किस प्रकार के संशोधन करना चाहिए। जैसे प्रक्रिया कर सकते हैं, जैसे पूरे मसौदे को ध्वनिपरक ढांचे पर जांचते हुए वो ये पूर्ण समझने में सरल और स्पष्ट रखता है, और फिर से उसका नोट कर लेता है। उसको जहाँ जहाँ उसका संशोधन करना है, उसको संशोधन को उसको देख लेता है और वहाँ पे उस संशोधन को करता है। और वो बहुत अच्छी तरह से उसको एक सिस्टम में लाने की कोशिश करता है। टिप्पणियाँ या सुझाव या समीक्षाएं, इन सब पर ध्यान देता है कि अन्य लेखकों ने अपने काम पर कितनी चीज़ों को दिया है, और उन चीज़ों को भी उसमें सुधार लाने की कोशिश करता है। तो अब उदाहरण के लिए आप यहाँ पे आप अपनी थीसिस को लेकर बात करेंगे। जब आपने थीसिस लिखा, उसकी योजना बनाया, मसौदा तैयार किया, तो वो फिर उसको आपने सबमिट किया। तो उसके बाद जब वाइवा होता है और लोग जो आपकी वाइवा में जो मौखिक की परीक्षा होती है, वहाँ कई संशोधन देते हैं, तो उन संशोधनों को आप उसमें संशोधित करेंगे, उस प्रक्रिया से जाएंगे। और प्रक्रिया से जाने के बाद जो है वो आप जब फिर उसको जब तैयार हो जाता है, तो फिर उसको संपादन और प्रकाशन के लिए लेके जाएंगे। तो संपादन प्रकाशन क्या है? मसौदा तैयार और संशोधित हो जाने के बाद कुछ विचार और वितरण सही स्थान पर होने चाहिए। तो काम पूरा होने के अंतिम चरण में संपादन होता है, यानी यांत्रिक समस्या की खोज के लिए काम को ध्यान पूर्वक फिर से पढ़ना। संपादन के दौरान लेखक व्याकरण, शब्द चयन आदि सब की त्रुटियों को समझता है, उसको सही करता है। उसकी प्रूफ रीडिंग भी शामिल होती है। टाइपोग्राफिकल त्रुटियां भी जो है उसको भी देखते हैं कि किस तरह की गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को सही करते हैं और उसको देखते हैं कि वो सही रूप में है। फिर उसका मूल्यांकन करते हैं, किसी और व्यक्ति के पास देके उसका मूल्यांकन भी किया जाता है कि क्या ये सही है या नहीं है, यहाँ पे और क्या संपादन कर सकते हैं, अगर ज़्यादा हो तो उसको घटा सकते हैं। तो ये चीज़ें उसमें आप ला सकते हैं संपादन प्रक्रिया में। तो फिर ऑनलाइन प्रकाशन, और ये भी इसी प्रकार का ही है, जो ऑनलाइन प्रकाशन और स्व प्रकाशित लिखित कृतियों प्रसारित करने में लगातार जो है इन सब चीज़ों की जो है प्रक्रिया से ही गुजरनी पड़ती है। और वो फिर उसके बाद वो मुद्रित रूप में आगे आता है। तो मुद्रित रूप में जब जाता है जो संपादन के बाद, तो वो मुद्रित रूप में उसका उसका प्रिंटिंग होता है। तो प्रिंटिंग में भी टाइप सेटिंग होते हैं और उसको सही से लगना पड़ता है, देखना है कि छपाई सही हुई है नहीं हुई है, कहाँ उसके जो अक्षर हैं उसके प्रिंट मीडिया के तो वो सही से अक्षर छपे हैं, उसका फॉन्ट सही है, इन सब चीज़ों को देखना पड़ता है। तो अब संपादन में ये है कि जैसे संपादन कर रहे हैं, वो प्रिंट मीडिया में हो या संपादन के जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि क्या वो सुनिश्चित है, वो जो चीज़ हम बताना चाहते हैं क्या वो चीज़ उसमें है, जिससे जो है हम आगे चीज़ों को जो हमारे मन में है वो हम लोगों तक पहुँचा सकें। प्रकाशन में भी हम देखते हैं कि उसको हम ठीक तरह से वो प्रकाशित हुआ है। तो लेखन, नींव और निर्माण। लेखन का वह जगह है जहाँ जादू शुरू होता है। ये वह रचनात्मक चरण है जहाँ आप अपने विचार, कहानी और पात्रों को अपने मन से लेकर शब्दों के रूपांतरित करते हैं। तो इस चरण के दौरान आपका ध्यान केवल अपने विचारों को लिखने पर ही होना चाहिए, पूरी तरह सही व्याकरण या संरचना की चिंता किए बिना। लक्ष्य एक ऐसा मसौदा तैयार करना है कि जो आपकी दृष्टि को भी होता है। तो आप पूरे सही व्याकरण को रखना चाहिए और सही रचना को रखना चाहिए। आपका मसौदा ऐसा तैयार होना चाहिए, ठीक है, कि जिससे आपकी दृष्टि लोगों तक पहुंचे। जो अपने व्यक्तित्व जीवन के बारे में लिखता है, जैसे जीवनी या संस्मरणीय चरण पर अनुभवों को फिर से जीना, जीवन की घटनाओं पर विचार करना, इन क्षणों को ये सुसंगत कथा में शामिल करना,
लेखन प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बात है। तो अब देखिए कई चीज़ें लिखते हैं, जैसे संस्मरण लिखते हैं, जीवनी लिखते हैं, आत्मकथा लिखते हैं। तो वहाँ भी जो है आप अपने व्यक्तित्व को या किसी के व्यक्तित्व को बताने के का, क्योंकि आपको लगता है कि उस व्यक्तित्व की जानकारी या उस तरह के एक महान व्यक्ति को सब लोग जानना है उनके व्यक्तित्व के माध्यम से या उनके जीवन के माध्यम से। तो वहाँ भी आप जो है योजना ऐसी बनाएंगे और उसको पूरी तरह से प्रस्तुत करने की कोशिश करें। अब आगे हम देखें कि संपादन कहानी की परिकृष्टता और सिद्धि करना। तो जैसे आपकी कहानी आकार लेती है और चमकने लगती है, तो इस चरण के दौरान आप अपने पांडुलिपि को परिष्कृत कर ध्यान केंद्रित करते हैं कि विचार को स्पष्ट करना, संरचना को मजबूत करना और व्याकरणिक त्रुटियों को सुधारना। तो वाक्य के प्रवाह को देखना और वो पाठनीयता में सुधार लाना, संपूर्ण पांडुलिपि में स्वर और लहजे को समान बनाए रखना, अनावश्यक विवरणों को हटाना और साथ को संक्षिप्त रखना। तो जैसे जैसे विधाएं हैं, तो उन विधाओं के आधार पर भी आप जो है चीजों को रखने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात है कि आप, एक बात है कि आप लेखक हैं और संपादन में संतुलन रहना चाहिए। लेखन और संपादन में आपने बहुत कुछ लिखा है, संपादन में जो है उसको काट दिया गया है या वहाँ पे कुछ और चीज़ें आ गई हैं। तो जहाँ सृजन के बारे में, वहीं संपादन की परिष्कृत करने के बारे में भी है। दोनों प्रक्रिया एक परिष्कृत पांडुलिपि बनाने के लिए और हाथ में हाथ डालकर काम करने के लिए, जैसे दोनों मिलकर काम करना है। मानसिकता का लेखन चरण के दौरान ये आवश्यक है कि आप स्वयं को विचारों का अन्वेषण करें और स्वतंत्रता के साथ वो आत्मालोचना भी रहे हैं। तो अब क्यों ये हम बात कर रहे हैं? क्योंकि अगर संपादन करने वाले कोई और हैं, आप लेखक हैं और संपादन कोई और हैं, तो वहाँ वो उनको लगेगा कि कुछ विचार आपके दोहराए गए हैं या कुछ विचार आपके जो है वो उसमें परिवर्तन आने हैं। तो ऐसी चीज़ें नहीं रहनी चाहिए। जो आपकी दृष्टि है वो दृष्टि पूरी तरह से जो लेखन सामग्री में जो निर्माण हुआ है और जो कागज़ पर आपने उतार दिया है पांडुलिपि पे, तो वो उसका प्रकाशन होना ज़रूरी है। और यहाँ पे आप सावधानी पूर्वक जो है आप उसको संपादन में लगेंगे, ठीक है। इसके बिना आप काम नहीं कर पाएंगे। तो जब आप इन सब चीज़ों को बनाएंगे, जैसे उपन्यास है या कोई उपन्यास है, तो वो उपन्यास में आप पूरे उपन्यास में अपने पूरे जीवन के अनुभवों को आपने उतारा होगा एक लेखक के रूप में। तो ये ज़रूरी है कि वो चीज़ें वहाँ पे मिलें, वहाँ पे वो जाए लोगों तक, वो संपादन में कटे ना। तो अब यह है कि लेखक के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है कि वो स्वयं संपादन है। तो महीनों या वर्षों तक किसी पांडुलिपि पर काम करने के बाद अपने ही काम को वस्तु रूप से देखना मुश्किल हो जाता है। यहीं पर पेशेवर संपादकों को भूमिका आती है। तो अब देखिए, मैं कुछ लिखा हूँ, मुझ में कुछ गलती है, वो गलती आप ही पहचान पाए। जैसे अभी मैं जो बोल रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है पूरी तरह से, है ना, और उसको स्पष्ट करने की पूरी कोशिश करता हूँ। और इसका संपादन मैं खुद करूँ, जो मैं बोला हूँ उसका संपादित करके आपको प्रस्तुत करें वीडियो। तो यहाँ पे क्या होता है कि मुझे तो लगता है कि सब सही है, क्योंकि मैं अपने स्वभाव से पूरी तरह से परिचित हूँ। मेरा मन और मेरा जो मस्तिष्क है, जो दिमाग है, वो मेरे साथ एक संतुलित रूप में है। तो मैं इसकी कमियों को ढूंढ नहीं पाऊंगा, लेकिन आप मेरी कमियों को पहचान पाएंगे। वैसे ये स्वभाव है मानव का। मानव का एक स्वभाव है कि आप अपनी कमियों को आप पहचान नहीं पाते हैं। किसी और की प्रतिक्रिया पर ही उन कमियों को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो वो और की प्रतिक्रिया क्या है, जो संपादन है। तो यहाँ पे क्या है कि ये कुशल संपादक को हम, जैसे हम भी कुशल संपादक हैं, अगर किसी और की कृति को संपादित करना हो तो हम कुशल संपादक हैं। हमारी कृति को हम कर रहे हैं तो वहां पे हम उसकी कमियों को पहचान नहीं पाएंगे। तो अब ये एक कुशल संपादक के पास देते हैं जो निष्पक्ष दृष्टिकोण से प्रदान करें और लेखक को अगले स्तर तक के जाने की विशेषज्ञ रखें। तो वहां पे जो लोग संस्मरण लिख रहे हैं उनके लिए पेशेवर संस्मरण संपादक सेवाएं
अनमोल है। संस्मरण अत्यंत निजी होते हैं और ये तय करना कठिन हो जाता है कि आपकी कहानी के कौन से हिस्से पाठकों के साथ गूंजते हैं। एक कुशल संपादक आपको अपनी जीवन कहानी को आकार देने की प्रक्रिया में मार्गदर्शन कर सकता है, साथ ही सुनिश्चित कर सकता है कि भावनात्मक रूप से प्रभावशाली और सुव्यवस्थित हो। अब जैसे आप एक प्रेरणा से संबंधित कुछ लिख रहे हैं और जब उसके प्रेरणा से संबंधित कुछ लिख रहे हैं तो आप बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग जब इसको पढ़े तो उनको प्रेरणा हो, लेकिन आपके हिसाब से वो सही है। एक संपादक सोच रहा है कि नहीं, इससे उनको प्रेरणा नहीं मिलेगी या उनको कुछ और प्रकार की भावनाएं उत्पन्न हो जाएगी, तो वहाँ पे आपके और संपादक के बीच की चीज़ें होती हैं। जैसे आप जीवनी पर या संस्मरण पर या आत्मकथा पर किसी पर भी संपादन कर रहे हो, तो आप जैसे उपन्यास संस्करण जीवनी में अगर आप देखें कि हस्तलिपियों में भिन्न संपादन दृष्टिकोण होते हैं। जैसे उपन्यास के पात्रों के विकास, कथानक की गति और संवादों के परिष्कार का संतुलन आवश्यक है। अब उपन्यास लिख रहे हैं, उपन्यास के जो पात्र होते हैं, उसके कथानक होते हैं, उसके जो संवाद होते हैं, उसमें संतुलन आवश्यक है। अगर वो नहीं बैठते हैं तो फिर वहाँ संपादक का काम आता है कि उसको काट दिया जाए, उसको रखना है या नहीं रखना है। स्मृति चित्र भावनाएं प्रामाणिकता पर केंद्रित होती हैं, जिसमें आवाज और व्यक्तिगत कथा पर सावधान ध्यान चाहिए। जैसे आप अपने जीवन, आप एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं और अपने जीवन को बताना चाहते हैं कि आप कैसे अपने जीवन को तय किया है और आपके जीवन के पूरे रास्ते को बताना चाहते हैं कि ऐसे आपने अपना सफ़र तय किया, तो वहाँ पे किस चीज़ को बताएं और किस चीज़ को आप नहीं बताएं। तो जीवनी में तथ्यात्मक सटीकता सुनिश्चितता करनी चाहिए, साथ ही पाठक को आकर्षक कथा के माध्यम से बंधनों भी जरूरी है। तो अब यहाँ पे है कि कुछ चीजें आकर्षित करती हैं या सटीक हैं या तथ्य सही हैं। आपको लगता है कि ये तथ्य सही है, ये लोगों तक जाने चाहिए। जैसे हम अपने कुछ सिद्धांत बना लेते हैं कि मैं ऐसे जीऊंगा, मुझे ऐसा जीना चाहिए। कुछ दिन बाद वो सिद्धांत फिर बदल जाते हैं, आप कुछ और सिद्धांतों पर चले जाते हैं। तो आपको क्या वो आपकी जीवनी जब लिख रहे हैं तो क्या वो उस पाठकों तक जाएं कि आप इस इतने समय तक इस सिद्धांत पर थे और इसके बाद इस तरह के सिद्धांत पर हैं। जैसे अभी महात्मा गांधी जी के सिद्धांत हैं, उनका जीवन है, उनके जीवन से सब लोग परिचित हैं। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि महात्मा गांधी जी क्या कह रहे हैं और उन्होंने कैसे जिया है, ये है ना। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसकी जानकारी देना ज़रूरी है, लेकिन संपादन में उसका सामंजस्य नहीं बैठता। यदि आपने अपनी जीवनी या संस्मरण पर पूरा कर लिया है तो पेशेवर संस्मरण पुस्तक लेखन सेवा और संपादन सेवाओं में निवेश करना यह सुनिश्चित करता है कि आपकी व्यक्तिगत कथाएं सबसे प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत की जाए। संपादक अपनी पांडुलिपि को परिष्कृत करें कि जिससे आप अनावश्यक पुनरावृत्ति या कथा के फोकस को खो जाने जैसे सामान्य गलतियों से बचें। तो आपका लिखने का उद्देश्य जो है वो बदल जाएगा, वो उद्देश्य ही अलग हो जाता है। तो एक सामान्य संपादक के कदम क्या होते हैं? पांडुलिपि के प्रवाह में मसौदा मुख्य संपादन चरण क्या होते हैं कि विकासात्मक संपादन, जैसे बड़े चित्र के तत्व पर केंद्रित होते हैं, जैसे संरचना, कथा, गति, पात्र विकास। ये प्रकार के संवाद में पांडुलिपि के लिए महत्व होता है क्योंकि मूल में मजबूत करने के लिए अधिक गंभीर सुधार लाने पड़ते हैं। और दूसरा जो है लाइन एडिटिंग, तो दृष्टिकोण लाइन एडिटिंग होता है, जैसे वाक्य को लेकर कि वाक्य में जो परिवर्तन लाना है। तो वहाँ आप क्या करते हैं कि उस एडिटिंग में दृष्टिकोण में एडिटिंग लाने की कोशिश करते हैं कि उसमें शैली में सुधार या उसके पैराग्राफिंग में सुधार, जिससे जो है वो अच्छी तरह से आपकी भावनाओं को पाठक तक पहुंचाएं। कॉपी एडिटिंग, जैसे व्याकरण, विराम चिन्ह और कहाँ रोकना है, कहाँ उसको आगे ले जाना है, ऐसे। जैसे प्रूफ रीडिंग है, प्रूफ रीडिंग में भी जो है प्रकार किस तरह से टाइपिंग कृतियों को देखना है। तो इन चरणों से जब आप गुजरेंगे तभी जाकर आप एक संपूर्ण पांडुलिपि तैयार करेंगे और वो संपादक के द्वारा वो उसका संपादन होगा और वो छपने के लिए तैयार हो जाएगा। तो एक परिष्कृत पांडुलिपि बनाना एक यात्रा है जिसमें लेकर संपादन शामिल होता है। तो ये महत्व है कि ये समझकर जाना है कि ऐसी पांडुलिपि
होनी चाहिए जो पाठकों के साथ गूंजे और जीवन या संसार लिखते समय वो एक मार्गदर्शन के रूप में लोगों को सामने आए और लोगों को एक रास्ता दिखाएं, ठीक है, और एक व्यापक रूप लोगों में जाएं और एक विकासात्मकता जो है वो आए। तो व्यक्तिगत कहानियों में ये है कि वो विकासात्मक संपादन के लेकर अंतिम प्रूफ रीडिंग तक ये सुनिश्चित करता है कि पांडुलिपि आपके पाठकों को मोहित करे। तो संपादक भी अपनी पूरी कोशिश करता है कि आपके विचार पाठकों तक जाएं। तो अगर आपके और संपादक के बीच एक संबंध नहीं है या एक समझ नहीं है, तो दोनों के जो फिर वो काम जो है, जो जो कृति का प्रकाशन होना है, वो उसमें बहुत सारे चीज़ें आ जाती हैं और वो सही से नहीं बैठ पाती। जैसे जैसे अलग अलग कार्य कर रहे हैं दोनों, एक परिष्कृत पांडुलिपि बनाने में आवश्यक है कि आपके विचारों को जब उसको प्रस्तुत कर रहे हैं तो संपादन ये सुनिश्चित करे कि वो उसको सही तरीके से वहाँ प्रस्तुत किया गया है। आपकी कोशिश पूरी है पांडुलिपि लिखने में, लेकिन संपादक भी देखें, जैसे एक कमा, एक अल्प विराम, एक अल्प विराम के बिना वो वाक्य कुछ अधूरा सा लगता है या उसका अर्थ बदल जाता है। अगर अल्प विराम लगा दें तो वाक्य बदल जाएगा, है ना। तो हलंत लगाने पे या विराम चिन्ह लगाने पे, तो इस पर ध्यान देना भी आवश्यक होता है। तो संपादक ये बहुत बारीकी से देखता है कि ये इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया है या नहीं दिया गया है। तो यहाँ संपादन का आपके साथ एक संबंध बहुत अच्छा। तो संपादन के सामान्य प्रकार क्या हैं? तो संपादन के सामान्य प्रकार है कि सूक्ष्म व्याकरण जांच तक, संशोधन से लेकर सूक्ष्म, तो पहले वो हर चीज़ को जैसे उसके छोटी से छोटी बारीकियों तक वो देखें। तो ये 5 प्रमुख प्रकार हैं जो आपको देखें, जैसे विकासात्मक संपादन, रचनात्मक संपादन, पंक्ति संपादन, कॉपी एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग। तो इसमें आप देखेंगे कि विकासात्मक संपादन क्या है। विकासात्मक संपादन किसी पांडुलिपि को परिष्कृत करने का पहला चरण है जो मुख्य सामग्री और संरचनात्मक तत्व पर केंद्रित होता है। इस प्रकार का संपादन बड़ी तस्वीर को देखता है जिसमें थीम, कथानक, संरचना, पात्रों का विकास और गति की जांच की जाती है। उदाहरण के लिए कथा साहित्य में विकासात्मक संपादन उन पांडुलिपियों के लिए आदर्श है जो अपने प्रारंभिक अवस्था में है, क्योंकि ये कुल संरचना और कथा को आकार देने के लिए मूलभूत मार्गदर्शन करती है। तो इसमें यह देखा जाता है कि ये कथानक क्या है, सही है, पात्र सही है और उसकी थीम सही है जिसको आप दे रहे हैं, और वो आपके शीर्षक के हिसाब से सही है। और विकासात्मक संपादन में संपादक पांडुलिपि की समीक्षा करता है ताकि सुनिश्चित किया जाए कि इसमें सुसंगतता, तार्किक प्रवाह और स्पष्टता मौजूद है। तो वे कहानी या तर्क को बेहतर बनाने के लिए खंड जोड़ने, हटाने या पुनः व्यवस्थित करने का सुझाव देता है। तो अब ये देखता है कि भाई आपने जो लिखा है, जो विकासात्मक संपादन में प्रश्न दिया, कहानी की रेखा समझ में आती है, क्या पात्र या थीम अच्छी तरह से विकसित है, क्या तर्क में तार्किक अंतराल है, तो इन सब पे वो ध्यान देता है। और वो कथानक पात्रों की प्रवृत्ति और कहानी की संरचना को सुधारने के लिए प्रयास करता है। और समझिए कुछ और चीजें हैं जो उसमें उसको उस विषय से हट रही हो, या आप जिस विषय को बोलना चाहते हैं वहां पे कुछ ज्यादा बोल दिए, या वो उस विषय से कहीं उसका परिवर्तन जरूरी है, तो वहां पे ये इसका काम आता है कि ये उसको सही करता है कि इसके संपादन में कि इसको काट दिया जाए, इसको हटा दिया जाए या खंडित किया जाए, जिससे वो पूरी तरह से आपको मिल जाए, प्रकाशित हो जाए और वो आप पाठकों तक पहुंच पाए। तो संरचनात्मक संपादन क्या है? संरचनात्मक संपादन पांडुलिपि से संगठन में गहराई से जाता है, जो सामग्री संपादन के रूप में जाता है। इस प्रकार से हमारे विचार में तर्क की प्रगति, जानकारी का प्रभाव पर ध्यान दिया जाता है। तो विकासात्मक संपादन के साथ साथ जो है संरचनात्मक संपादन भी, जो तर्क की संरचना है और अनुभवों के बीच संपादन पर केंद्रित करता है। तो इन संपादन में जो है शैली और प्रमुख जानकारियों की स्थिति, तत्वों की समीक्षा आदि भी होती है। तो संरचना पद्धति में ये प्रवाह है जिसमें गति और पाठकों की रुचि पर केंद्रित करते हैं, और ये भी ये सुनिश्चित करता है कि जो है जो कथा है
जो उससे संबंधित नहीं है तो उसको रखा जाए या उसको कहीं और रखा जाए या कहाँ उसको रखने का कोशिश किया जाए। तो ये संरचनात्मक का एक बहुत ही प्रमुख कार्य होता है। तो पंक्ति संपादन लेखन शैली और भाषा के उपयोग के सूक्ष्म पहलुओं को संबोधित करता है। इस प्रकार संपादन इस नाम से ज्यादा है जहाँ पे इनमें पांडुलिपि को पंक्ति दर पंक्ति देखकर संशोधित किया जाता है। तो एक एक पंक्तियां और एक एक वाक्य संरचना, शब्द चयन, स्वर, स्पष्टता, इस पर केंद्रित किया जाता है, जिसको हम कहेंगे लाइन बाय लाइन या पंक्ति दर पंक्ति संपादन होता है। दोषों पात्र में सुनिश्चित करता है कि लेखक की आवाज़ स्पष्ट रूप से सामने आए, साथ ही पाठनीय और सगाई में सुधार लाए, और उसकी सजावट में भी, और उसको जब पाठक पढ़ते हैं तो उसको समझने में भी। तो ठीक है, तो आगे ये हम देखेंगे कि जो पांडुलिपि है वो किस तरह से एक शैलीगत रूप से भी उसमें सुधार लेके आए। तो कॉपी एडिटिंग संपादन, कॉपी एडिटिंग संपादन शैली की तुलना में भाषा की शुद्धता पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। तो यह संपादन स्तर में व्याकरण, विराम चिन्ह, वर्तनी, वाक्य संरचना, सुसंगीतता की जांच। अब जैसे मैंने आपसे कहा, एक विराम चिन्ह बहुत अगर नहीं लगा हो तो उसका अर्थ अनर्थ हो जाता है। ठीक है, जैसे विराम लगना है तो भी जो है वहां पे विराम के बिना उसका अर्थ बदल जाएगा। तो कॉपी एडिटिंग में इस पे ध्यान दिया जाता है कि ये इसका मानक भाषा नियम के अनुरूप और वाक्य संरचनात्मक शब्द उपयोग के साथ इसका प्रयोग हो। अक्सर जो है तथ्य जांच और जैसे जो तथ्यों को बताना चाहते हैं वो उसकी पूरी पूरी जानकारी वहां मिली है नहीं मिली है। ठीक है, प्रूफ रीडिंग, प्रूफ रीडिंग में क्या है कि प्रूफ रीडिंग में जो आपने पूरा बना दिया है उसको एक दोबारा उसको पढ़ लिया जाता है, और उसमें फिर आप देखते हैं कहीं गलती तो ना हो, जैसे टाइपिंग में टाइपोग्राफिकल एरर ना हो, वर्तनी में या प्रारूप में कोई त्रुटियां ना हो, तो इस पर ध्यान दिया जाता है। और पांडुलिपि से उसकी दोबारा जांच की जाती है कि ये सही से बैठा है नहीं बैठा है, और इसको आप सही तरीके से एक बार जांच करके नियंत्रित किया जाता है। तो शैक्षणिक संपादन पर हम बात करेंगे। जैसे जैसे हमने बात कर लिया, ये सब बात कर लिया हमने कि संपादन क्या है, ये हमने पूरा देख लिया। तो अब यहाँ पे हम आ रहे हैं कि शिक्षा के इसमें किस तरह के संपादन है। तो एकेडमिक संपादन, जो शैक्षणिक संपादन, विशेष रूप से शोध पत्रों, थीसिसों, विवरणिकाओं और अन्य शैक्षिक कार्यों के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इसमें अक्सर उद्धरण और शैली मार्गदर्शिता जैसे एपीए या एमएलए का पालन करना आवश्यक होता है। तो इसमें रचनात्मक संपादन और प्रति संपादन दोनों शामिल होते हैं ताकि स्पष्टता, संक्षिप्तता और सुनिश्चितता हो। तो एकेडमिक संपादन, जो शैक्षणिक संपादन की सामग्री की प्रासंगिकता पर भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, जिसमें शोधकर्ता को जटिल विचार को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने में मदद करती है। तो अब आपके जो भी शोध पत्र होंगे, जो थीसिस होंगे या जो विवरणिकाएं होंगी या अन्य शैक्षणिक कार्य होंगे, तो उसमें जो है आपके इस प्रकार के संपादन की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे क्या है कि पांडुलिपि मूल्यांकन और संपादकीय मूल्यांकन क्या है। एक पांडुलिपि मूल्यांकन किसी ड्राफ्ट का उच्च स्तरीय अवलोकन प्रदान करता है, जिसमें कथानक, पात्र विकास, तार्किक प्रवाह की प्रमुख समस्याओं को पहचान जाते हैं। अन्य प्रकार के संपादन में पंक्ति प्रति पंक्ति, ठीक है, और उसका बदलाव शामिल होता है, बल्कि संशोधन मार्गदर्शन करने में प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं। पांडुलिपि मूल्यांकन प्रारंभिक चरण में उपयोगी होता है, जो लेखक को गहन संपादन से पहले अपने कार्य को आकार देने में मदद करता है। और तथ्यों की जांच गैर कथानक कार्यों के लिए आवश्यक है। जहां पे आप समझें कि तथ्य जांच किए बिना रख दिए गए तो उसकी भी जांच करनी चाहिए, और सटीकता लानी चाहिए, सुनिश्चितता लानी चाहिए, और संदर्भ का सही प्रयोग करना चाहिए। पत्र पत्रिकाएं जो संदर्भित हैं और जो भी और उदाहरण आपने लिया है उन तथ्यों को भी जोड़े हैं तो उसकी भी सुनिश्चित ध्यान करनी चाहिए। तो आप देखें कि अब यहाँ पे शैक्षणिक संपादन को मैंने इसलिए बताया कि अब पूरे जब आपने एक संपादन देख लिया है तो शैक्षणिक संपादन में भी आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो ये एक एक विशेष रूप से आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है। तो यहाँ जैसे आप एक किताब लिख दिए हैं तो वो लेखन कैसे रहना चाहिए, फिर उसका जब संपादन होता है तो उस संपादन की दृष्टि भी आपके मन में रहनी चाहिए।
ये नहीं कि क्योंकि आप भी एक संपादक हैं, आप जैसे मैंने कहा ना कि किसी और की कृति के लिए आप अच्छे संपादक हैं, आपकी कृति के लिए कोई और अच्छे संपादक है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए जब अब एक लेखक लिखता है, आप जब लिखेंगे कोई चीज़ या थीसिस या कोई चीज़ों को, तो इसमें ध्यान में रखें, ताकि जो है उसमें आपका जो जो विषय है वो लोगों तक सही तरीके से पहुँच सके। ठीक है। तो कुछ प्रसिद्ध हिंदी ग्रंथ और लेखक जो हैं, राष्ट्रीयता और समाजवाद आचार्य नरेंद्र देव, लोक साहित्य के प्रतिमान कुंदन लाल उप्रेती, लोक साहित्य की भूमिका डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय, एक साहित्य की डायरी गजानन माधव मुकुंद, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध माधव मुक्तिबोध, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र गजानन माधव मुक्तिबोध, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां डॉक्टर नामवर सिंह, कविता के नए प्रतिनाम डॉक्टर नामवर सिंह, नई कविता और अस्तित्ववाद रामविलास शर्मा, कविता की जमीन और जमीन की कविता डॉक्टर नामवर सिंह। तो यहाँ मैंने कुछ किताबों को दिया है, तो उन किताबों के माध्यम से आप जो है ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रमुख किताबें हैं जैसे मैंने कहा, और ये प्रश्न वाली में भी जो है मैं आपको लूँगा, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। और संदर्भ के रूप में मैंने कुछ वेबसाइट से बहुत सारी सामग्री इकट्ठा की गई है और कुछ पुस्तकों से भी लिया है, तो उसकी सूची मैंने यहाँ पे प्रस्तुत की है, और ये सब सूची आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। आशा है कि मेरे इस व्याख्यान से आप लोग लाभान्वित हुए होंगे और आप एक अच्छे लेखक बनने के लिए मैंने आपको प्रेरणा दी है और उन सब नियमों से आपको परिचित करवाया है जिससे एक आप अच्छे लेखक बन सकते हैं। तो शोध के साथ साथ आप लेखन कार्य भी शुरू करें, ये मेरी आशा है। और आपसे ये अनुरोध है कि आप साथ साथ कुछ कविताएं भी लिखना शुरू करें और कुछ कहानियाँ भी लिखना शुरू करें, ताकि जो है आप एक लेखक की तैयारी भी करते रहें, शोध भी करते रहें। शोध प्रबंध खुद एक अच्छा लेखन है, एक जो एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आगे बढ़ता है। साथ साथ आप रचनात्मक पुस्तकें भी लिखें, और उसके लिए आपने यहाँ पे संपादन क्या होता है ये भी आप समझ गए हैं, एक अच्छे लेखक कैसे बन सकते हैं ये भी आप समझ गए हैं। आशा है कि ये व्याख्यान आपको लाभान्वित होगा, और यहाँ से मैं अपना व्याख्यान समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। आज का व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।